नमस्कार, स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। साथियों, भारत के इतिहास के बारे में हमें कई स्रोतों से जानकारी मिलती है, जिनमें से जो सबसे प्राचीन स्रोत है साथियों, वो है वैदिक सभ्यता की श्रुति के आधार पर। क्योंकि हमारी जो वैदिक संस्कृति रही है, वो श्रुति के आधार पर रही है। वहाँ पर गुरु और शिष्यों की परंपरा रही, जिसमें गुरुओं के द्वारा जो उन्हें बताए जाते थे, चाहे बात करें वेदों की जानकारी हो, वेदों की जानकारी हो, पुराणों की जानकारी हो, वो हमें श्रुति के आधार पर मिलती है। उसके बाद साथियों, जो और भी जानकारी मिलती है, उसमें इतिहास, उस समय के इतिहासकारों की रचनाओं या पुस्तकों के माध्यम से मिलती है। इसके अलावा राजाओं या शासकों के द्वारा बनवाए गए अभिलेखों या शिलालेखों के माध्यम से मिलती है। लेकिन वर्तमान में इन सभी तथ्यों या अभिस्रोतों को लेकर के कई इतिहासकारों के अपने अलग-अलग मत होते हैं। इनमें कई इतिहासकार अलग मत पेश करते हैं। जैसे बात करेंगे आज हम इस वीडियो में राजा जयचंद के बारे में। राजा जयचंद के बारे में कई इतिहासकार उनकी छवि को एक गद्दार राजा के रूप में पेश करते हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त बात करें तो कई ऐसे इतिहासकार हैं जो इस प्रकार की जो घटना है, काल्पनिक बात है, इसको वो पूरी तरह से निराधार मानते हैं। साथियों, आप सभी जानते हैं हमारे इतिहास में या फिर बात करें समाज में, जब भी कोई गद्दारी की बात होती है तो एक नाम जरूर सामने आता है, राजा जयचंद का। लेकिन क्या वाकई में वो गद्दार थे या फिर इतिहास ने उनके साथ एक बड़ा अन्याय किया है? आज हम इस वीडियो में कुछ तथ्यों के माध्यम से बात करेंगे। साथियों, सबसे पहले मैं इनके बारे में आपको बता देता हूँ। राजा जयचंद की बात करें तो उत्तर भारत के गढ़वाल वंश के राजा थे और उनके पिता का नाम विजय चंद था और इनके दादा का नाम गोविंद चंद था। साथियों, इनको जो शासन सत्ता है, इन्होंने, इनके पिताजी विजय चंद्र ने अपने जीवन काल के दौरान ही इनको सौंप दी थी और उन्होंने अपनी शासन व्यवस्था 21 जून 1170 ईस्वी में वो राजा बन गए थे। इनकी जो राजधानी हुआ करती थी, कन्नौज हुआ करती थी, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है। साथियों, राजा जयचंद के दो संतानें होने का भी जानकारी मिलती है, जिसमें उनके पुत्र हरिश्चंद्र और बेटी का नाम संयोगिता था। राजा जयचंद्र को उनके दादा से साथियों उनको शाही उपाधियां विरासत में मिली थी। मतलब उनके पास उपाधि उनके नाम से जाने जाते थे। बात करें तो अष्टपति, नारापति, गजपति, राजा त्रयाधिपति, मतलब तीनों सेनाओं के नेता माने जाते हैं ये। चाहे घुड़सवार सेना हो, पैदल सेना हो या हाथी वाहिनी। इसके अलावा विविध विद्या विचार वाचस्पति नाम की उपाधि से भी इनको जाना जाता है। साथियों, बात करें तो राजा जयचंद्र बहुत वीर और प्रतापी राजा हुआ करते थे। उनके शासन काल के जो ऐतिहासिक अभिलेख हैं, उन्हें अपने समय के सबसे बहादुर, परोपकारी और धार्मिक शासकों में से एक के रूप में मानते हैं। राजा जयचंद कन्नौज के साथ साथ बनारस से भी शासन किया और उन्होंने अपने शासन काल के दौरान अपने राज्य में बहुत सारे किलों का निर्माण करवाया था, जिससे उनके शासन काल के दौरान जो कन्नौज शासन था, वो पूरी तरह से विकसित हो चुका था और आगे बढ़ रहा था। साथियों, आपको हम बता दें कि इसके बारे में कई प्रमाण दिए जाते हैं, लेकिन राजा जयचंद को गद्दार कहने की जो बात है, ये पृथ्वीराज रासो से निकल कर आती है। पृथ्वीराज रासो जो है, एक कवि हैं जो पृथ्वीराज चौहान के समकालीन कवि थे, चंद्रबरदाई, इनके द्वारा लिखी गई है। इसके पहले मैं आपको उनकी कुछ बातें बता देता हूँ, जिसमें उनको ऐसा कहा गया है कि जो पृथ्वीराज चौहान थे, वो राजा जयचंद के समकालीन शासक हुआ करते थे। राजा जयचंद जो है कन्नौज में शासन किया करते थे। उसी समय पृथ्वीराज चौहान जो थे अजमेर में शासन किया करते थे। साथियों, चौहान वंश के राजा थे पृथ्वीराज चौहान। होता क्या है कि जब मोहम्मद गौरी 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करता है, तो उसके बाद पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी दोनों के बीच जो युद्ध होता है तराइन में, तराइन का प्रथम युद्ध कहा जाता है। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को बुरी तरह से पराजित कर देते हैं। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान उन्हें भारत की तरफ दोबारा न देखने की चेतावनी देकर के उन्हें छोड़ देते हैं। इसके बाद साथियों, मोहम्मद गौरी दोबारा 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करता है और इस युद्ध में पृथ्वीराज रासो में बताया गया है कि इस युद्ध में जो जयचंद थे वो मोहम्मद गौरी का साथ देते हैं। ऐसा वो क्यों कहते हैं, इसके बारे में कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, लेकिन काल्पनिक कथा के आधार पर इसमें बताया गया है कि इस युद्ध में जयचंद ने मोहम्मद गौरी का साथ दिया था ताकि वह अपने अपमान का बदला ले सके। आगे हम बात करेंगे किस अपमान का बदला लेने की बात कही जा रही है, जिसमें उसका परिणाम यह होता है कि पृथ्वीराज चौहान इस युद्ध में बुरी तरह से पराजित हो जाते हैं और मोहम्मद गौरी उनको बंदी बना करके काबुल ले जाता है, जहां पर उनकी हत्या कर देता है। साथियों, बात करें इसके बारे में तो इसके पीछे एक काल्पनिक कथा का वर्णन मिलता है पृथ्वीराज रासो में, जिस पर एक फिल्म भी बनाई गई है। अक्षय कुमार इसके अभिनेता हैं। राजा जयचंद को सिर्फ कहानियों में ही गद्दार बताया गया है, लेकिन इतिहास के पन्नों में इसका कोई प्रमाण नहीं होता है। साथियों, जैसा कि जो इस फिल्म में आप सभी जानते हैं कि इसमें पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता की प्रेम कहानी के बारे में बताया गया है, जिसमें संयोगिता जो है राजा जयचंद की पुत्री थी, जो पृथ्वीराज चौहान से प्रेम करती थी। इसमें राजा जयचंद जो थे इस प्रेम प्रसंग को लेकर के उनके पक्ष में नहीं थे, उनके सख्त खिलाफ थे। और ऐसा होता है कि जो उसके बाद संयोगिता का विवाह करने का फैसला जो है जयचंद करते हैं। उसके लिए उन्होंने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया
और जिसके अंत में स्वयंवर की घोषणा होती है। स्वयंवर के लिए देश के बड़े-बड़े महान और वीर राजाओं को निमंत्रण भेजा गया, लेकिन पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया गया। उनके अपमान करने के लिए उनके महल के बाहर द्वारपाल के स्थान पर लोहे की मूर्ति बनवाई गई और उनको वहां पर स्थापित कर दिया। संयोगिता जो थी वो पृथ्वीराज चौहान से प्रेम करती थी, तो ऐसा कहा जाता है कि वरमाला जो है उन्होंने उस मूर्ति पर डाल दी थी, जो लोहे की मूर्ति वहां पर द्वारपाल के स्थान पर बनवा कर रखी गई थी। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान वहां पर आ जाते हैं, पहुंच जाते हैं और संयोगिता को अपने घोड़े पर बैठा करके भगा ले जाते हैं। ऐसा अनुमान लगाया गया है पृथ्वी राजस्व में, कहानियों में, कि उसके बाद से इन दोनों राजाओं के बीच जो है दुश्मनी शुरू हो जाती है और इस अपमान का बदला लेने के लिए जो राजा जयचंद हैं वो तराइन के द्वितीय युद्ध में जो है मोहम्मद गौरी का साथ देते हैं, लेकिन इसके कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। तभी से लेकर के जो है साथियों इनके बीच कहा जाता है कि वो गद्दारी का काम उन्होंने साथ दिया था और गद्दारी की थी अपने देश से, इसलिए उनको गद्दार कहा जाता है। लेकिन उसके प्रमाण की बात करें तो पृथ्वीराज रासो में जो एक काल्पनिक कथा है, काल्पनिक ग्रंथ है, इसमें साथियों कई ऐसे गलत जानकारियां मिलती हैं जिनके बारे में कोई प्रमाण नहीं है। बात करें तो पृथ्वीराज रासो में संयोगिता की और पृथ्वीराज चौहान के विवाह के बारे में कुछ भरोसे लायक जानकारी नहीं मिलती है। इसके अलावा उनकी पत्नियों के और भी पत्नियां होने का प्रमाण उसमें बताया गया है। साथ ही रासो में यह भी बताया गया है गलत तरीके से कि अनंगपाल तोमर जो थे पृथ्वीराज के नाना थे, जबकि वास्तविकता यह है और भी अन्य ग्रंथों के माध्यम से जानकारी मिलती है कि जो पृथ्वीराज की मां थी वो कर्पूरी देवी नाम की एक कलचुरी राजकुमारी थी, न कि तोमर राजकुमारी। हालांकि उसमें यह भी बताया गया है पृथ्वीराज रासो में कि जो पृथ्वीराज थे, पृथ्वीराज की जो माँ थी और जयचंद की माँ दोनों बहनें थी, क्योंकि अनंगपाल की दो पुत्री थी, उसमें पृथ्वीराज जिनकी एक पुत्री की शादी सोमेश्वर देव से हुई थी जो चौहान वंश के शासक थे, दूसरी पुत्री विजयचंद से हुई थी जिनके पुत्र जयचंद्र हैं। और जो पहले एक मतलब दोनों बहनें थी, दोनों आपस में भाई थे, ऐसा कहा जाता है, लेकिन ये भी उसकी कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। उसके अलावा बात करें साथियों तो जो राजा जयचंद है, चूंकि ये प्रमाण न होने की बात से इसका कोई प्रमाण नहीं है, क्योंकि उसके बाद ये जानकारी फैलाई गई, भ्रामक कथा जो मिथक है फैलाई गई कि जो जयचंद ने इसके बाद बदला लेने के लिए मोहम्मद गौरी का साथ दिया। साथियों ये जानकारी निकल कर आती है कि साथ दिया ये आईने अकबरी से निकल कर आती है। आईने अकबरी जो उसके मतलब तराइन के युद्ध के लगभग 400 साल बाद आईने अकबरी पुस्तक है, जिसमें जयचंद द्वारा चौहानों के खिलाफ गौरी का साथ देने की कहानी फैलाई गई है। इस प्रकार से वो कहानी लगातार आगे बढ़ती गई और भी कई साहित्यों में इसे फिर से लिखा गया, लेकिन इसके कोई प्रमाण नहीं थे, क्योंकि 16वीं सदी के इस मुस्लिम साहित्य ने, क्योंकि 16वीं सदी में, क्योंकि जो घटना घटी थी तराइन का जो युद्ध हुआ था 12वीं शताब्दी में हुआ था और जो एक पुस्तक लिखी गई है वो 16वीं शताब्दी में लिखी गई है। लगभग 400 साल के आसपास के अंतराल के बाद जो ये बिना आधार के अफवाहें फैलाई गई, इस पर कहानी को मुख्य धारा प्रसारित करने के लिए जो है कार्य किया और लगातार तब से चला आ रहा है। साथियों मुस्लिम आक्रमण का दोष जो था बिना किसी आधार के हिंदू राजा को बदनाम करने का प्रयास किया गया, जिसमें मनगढ़ंत कहानियां बनाई गई जो हिंदुओं के लिए काफी मनोवैज्ञानिक युद्ध का एक साधन भी बना। साथियों आप सभी जानते हैं कि इसके अलावा उनको और भी कई पुस्तकें हैं, उस समय की तत्कालीन जो पुस्तकें हैं ताज उल मासिर, कामिल उत तवरीख और तवाकत ए नासिर जैसे उस समय के समकालीन जो फारसी इतिहासों में जयचंद को एक हिंदू शासक के रूप में दर्शाया गया है और उनके इसमें वर्णन मिलता है कि जो मुसलमान थे वो उस समय के शासक जो आक्रांता थे वो उससे घृणा करते थे और इस्लाम के दुश्मन के रूप में उसे देखते थे जयचंद को। तो उनके पीछे एक साजिश रची गई इस प्रकार से बदनाम करने की, उन्होंने गौरी का साथ दिया और इस प्रकार से उनको अपने देश में ही एक धूमिल छवि प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया। साथियों आप सभी जानते हैं कि हमारे भारत के प्राचीन इतिहास में कई ऐसे छोटे मोटे राजा, हिंदू राजा थे जिनको अपने साम्राज्य को लेकर के, सीमाओं को लेकर के अक्सर विवाद हुआ करते थे। यदि इस प्रकार की छोटी मोटी घटनाओं को लेकर के किसी आक्रांताओं का यदि साथ देते तो ऐसी कई घटनाएं थी, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान के जो विरोधी थे, जिनमें से गुजरात का छोटा भीम सोलंकी था, जेजक भुक्ति थे, परमिल देव चंदेल वंश के थे, ऐसे कई ऐसे राजा थे जिनके अपने साम्राज्य को लेकर के, सीमाओं को लेकर उनके साथ खटपट बनता रहता था। उन्होंने कभी किसी का समर्थन नहीं किया, किसी भी आक्रांत या किसी भी मुसलमान शासक का समर्थन उन्होंने नहीं किया। अब आप खुद सोचिए, यदि जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच समझौता हुआ था और जयचंद ने मोहम्मद गौरी का साथ दिया था, तो उसके बाद से जब कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ मोहम्मद गौरी ने चंदावर का युद्ध लड़ा 1194 ईस्वी में, तो यदि 1194 में मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा के बीच जयचंद के बीच युद्ध हुआ, लेकिन यदि उन्होंने साथ दिया होता, उनके साथ समझौता हुआ होता, तो जो मोहम्मद गौरी है वो जयचंद के ऊपर आक्रमण क्यों करता। तो इस प्रकार से कई मिथक जानकारियां फैलाई गई हैं हमारे इतिहास में, क्योंकि जो कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि जो राजा जयचंद थे उनके पीछे इस प्रकार की गद्दारी की छवि है जो उनकी बनाए रखना या धूमिल करना, ये काफी कहीं ना कहीं
गलत है और इस चीज को लेकर के हमारे समाज में जो फैलाई गई है, इसको हमें पूरी तरह से खंडन करते हैं।